आज की इस वीडियो में बात करेंगे बी फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के फर्स्ट पेपर के पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी कि जैसा का जैसा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा, मॉडल पेपर आएगा, वैसे ही मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है और उसका उत्तर भी आप सभी के लिए मैंने तैयार किया, क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर उत्तर भी बताया करिए, वो भी लिखित रूप में हमें दिखाया करिए। तो मैंने फाइनली वो भी तैयार कर लिया। आप लोगों को हम क्वेश्चन तो दिखाएंगे ही, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, साथ साथ में उत्तर भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि भैया उदारवादी लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, या फिर उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो चलिए इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। तो भैया अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, तो सिंपल सा, ज़्यादा आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको 2 ही 3 नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, मतलब अति लघु उत्तरीय का। तो बस आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 50 से 100 शब्दों के बीच में, बस इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और उत्तर लिखना है कि उदारवाद या फिर उदार लोकतंत्र, लोकतंत्र का वह एक रूप है, यानी कि एक, मान लीजिए फोटोकॉपी है, रूप है। ठीक है, जिसमें सरकार की शक्ति यानी कि पावर जो होती हैं वो क्या होती हैं, सीमित यानी कि लिमिटेड होती हैं। ठीक है, और संवैधानिक रूप से स्थापित मानदंडों और संस्थानों यानी कि इंस्टीट्यूट द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाती है। यानी कि जो आम आदमी होता है, ठीक है, उसकी जो रक्षा है वो स्वतंत्रता पूर्वक और संस्थानों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा उसका उत्तर आप इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो भाई पूरी तरह स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है जो लीगली है। ठीक है, और उसके जो अधिकार हैं वो अधिकार अपने ले सकता है। ठीक है, अपने अधिकारों के लिए वो कदम उठा सकता है, आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, और ये होता है आपका उदारवाद या फिर उदार लोकतंत्र। ठीक है, या उदारवादी लोकतंत्र। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, कोई हाई लेवल का नहीं है, बस आपको इसी प्रकार लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पर देख लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। देखिए, तुलनात्मक राजनीति अलग हो गई और तुलनात्मक सरकार यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, अलग होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि एक दूसरे से किस प्रकार इनका संबंध और एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न है। ठीक है, तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। बहुत ही हम आप लोगों को आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान देते रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने मेहनत की है, जो हमने क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार किए हैं, उत्तर तैयार किया है, तो पूरी तरह जायज़ जाना चाहिए ना। ठीक है, कि मतलब कि जो हम बता रहे हैं कम से कम वो तैयार करें, आपकी परीक्षा में आएगा वो प्रश्न तो आप लोग लिख तो पाएंगे। तो ये जरूर किया करिए, वीडियो पूरा देखा करिए। ठीक है, चलिए हम राजनीति यानी कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुरू करेंगे। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। यानी कि तुलनात्मक जो सरकार है, तुलनात्मक जो राजनीति है, ये जो शब्द है एक दूसरे के लिए, यानी कि तुलनात्मक सरकार का यूज राजनीति में, राजनीति सरकार का यूज, ठीक है, यानी कि सरकार का यूज और राजनीति का यूज, ठीक है, एक दूसरे के लिए किया जा सकता है। ठीक है, वही बताया गया, इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों के यानी कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, ठीक है, इन दोनों शब्दों के अर्थों में विभिन्नता, यानी कि भाई तुलनात्मक राजनीति का मतलब अलग है, तुलनात्मक सरकार का मतलब अलग है, यानी कि दोनों का जो अर्थ है वो डिफरेंस है, अलग अलग है। ठीक है, और अगला पॉइंट है यहाँ पे कि तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, ठीक है, उनकी संस्थाओं एवं उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी तुलनात्मक सरकार होती है, ठीक है, इसमें तुलनात्मक सरकार के अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न प्रकार के यानी बहुत सारे जो व्यवस्थाएं होती है, जो सिस्टम होता है, ठीक है, उनकी जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, ठीक है, उनके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, किसमें, तुलनात्मक सरकार में। ठीक है, उसके बाद जो परंतु यहाँ पर लिखा है कि परंतु तुलनात्मक राजनीति, अब जानते हैं तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाएं, सरकारों के प्रकार, उनके कार्य आदि के अतिरिक्त गैर राज्य राजनीति का अध्ययन भी आता है। यानी कि जो आपका तुलनात्मक राजनीति है, इसके अंतर्गत राजनीति व्यवस्था यानी कि जो, ठीक है,
सिस्टम होता है, इसमें सरकार के जो प्रकार होते हैं उनके कार्य आदि के अतिरिक्त गैर राज्य यानी कि जो सरकार मतलब कि गैर राज्य सरकार यानी कि जिसका संबंध जो राज्य है उनका राजनीति से नहीं है, उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट से जुड़े नहीं हैं, ठीक है, उनका भी किया जाता है। किसमें? तुलनात्मक राजनीति में। और थोड़ा सिंप्लीफाई में समझते हैं, यानी कि आसान भाषा में। ठीक है, और लिखा है कि इसका अर्थ यह है कि तुलनात्मक सरकार की अपेक्षा तुलनात्मक राजनीति अधिक व्यापक क्षेत्र रखते हैं। यानी कि जो तुलनात्मक सरकार है इसकी तुलना में तुलनात्मक जो राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति के ये अधिक यानी कि ज़्यादा व्यापक क्षेत्र यानी कि बहुत अधिक क्षेत्र तक कवर करती है, ज़्यादा क्षेत्र तक रहती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी अपना अध्ययन केवल कानून निर्माण, कानून प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णय या फिर निर्णयों तथा राजनीतिक दलों और संविधान के अतिरिक्त अभिकरणों आदि तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि वह इनमें आगे बढ़कर उन विषयों का भी अध्ययन करता है जो मानव शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी है, मान लीजिए कोई भाई बीए का, आप जैसे बीए के छात्र हैं, आप भाई पॉलिटिकल साइंस राजनीति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें? तुलनात्मक राजनीति यानी कि जो राजनीति है इसमें विद्यार्थी क्या है भैया? जानकारी लेता, अध्ययन करता है, बुक पढ़ता है, समझता है, कानून का निर्माण समझता है, कानून का कैसे प्रयोग किया जाता है उसको समझता है, और जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो उसके अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको समझता है। ठीक है, और साथ साथ में वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें आगे बढ़ाकर उन विषयों का अध्ययन करता है, थोड़ा और डिटेल में समझता है और अध्ययन डिटेल में करता है, बढ़कर करता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे राजनीति। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बारे में डिफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको लघु उत्तरे में और दीर्घ उत्तरे में भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए इस पर हमने ज़्यादा टाइम आपको दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कभी के लिए 5 नंबर और 8 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं कि भैया ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व के बारे में परिचय जानकारी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दिखाते हैं आपको। तो जो ब्रिटिश संविधान है ना, ये वास्तव में एक विकासशील संविधान, मतलब कि दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट करने वाला, डेवलप करने वाला, बढ़ने वाला। ठीक है, ब्रिटिश जो संविधान है वो एक प्रकार से दिन प्रतिदिन विकास करने वाला संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इसमें बहुत सी नई परंपराएं डाल दी हैं, यानी कि समय समय के अनुसार जो सिचुएशन आई उसके हिसाब से इसमें बहुत सारी नई जो परंपराएं हैं, जो नई रीति रिवाज हैं वो डाल दी गई। भाई समय अच्छा था तो अच्छे वाली चीज़ें डाली गई, परिस्थितियाँ खराब थी तो खराब वाली चीज़ें डाली गई, अच्छी थी तो अच्छी वाली, यानी कि समय तथा परिस्थितियों के हिसाब से उसमें नई परंपराएं भी डाली गई ब्रिटिश संविधान में। ठीक है, अन्य देशों के संविधान पूर्णतः लिखित रूप में हैं। जो अन्य देश के संविधान हैं वो पूरी तरह लिखित रूप में है, किंतु जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है, ठीक है, ठीक है, यूके का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज अर्थात संविधान नहीं है। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि यूके का संविधान अलिखित, अकोडित है। यानी आपने सुना होगा कि जो यूके का संविधान है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, वो संविधान जो है वो अलिखित है, ठीक है, और अकोडित है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सा इसका परिचय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के लिए वो यह है कि ब्रिटेन में राजा की स्थित कंडीशन के बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस उत्तर के बारे में भी। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर राजा का राज भी चलता है, यानी कि ठीक है, राजतंत्र की व्यवस्था है और राजा का राज भी चलता है और संसद भी अपना काम करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। राजगद्दी को संभालने के बाद राष्ट्र प्रमुख किंग चार्ल्स को, यानी कि चार्ल्स थर्ड को, अब ब्रिटिश सरकारी के काम की हर जानकारी मिलेगी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के काम जो होते हैं उसकी हर जानकारी जो राजा है उसको मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जो ब्रिटेन संसद है इसमें क्या है ना, एक गवर्नमेंट मतलब कि संसदीय व्यवस्था तो है ही। ठीक है, तो साथ साथ में से इसमें राजा जो होता है वो भी राज चलाता है, यानी कि एक दूसरे के दोनों पूरक भी माने जाते हैं और जो राष्ट्र है वो प्रमुख
किंग चार्ल्स को ठीक है ब्रिटिश सरकारी जो काम होते हैं उनकी जानकारी भी देता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो यहाँ पर है वो ठीक है संसदीय व्यवस्था भी है और राजा वाली व्यवस्था भी है और एक दूसरे दोनों के पूरक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सा परिचय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भैया क्राउन यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं राज मुकुट से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी परिचित भी होंगे, राज मुकुट वही वाला राज मुकुट, ठीक है, जो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी। कौन सी थी? निरंकुश राजतंत्र थी, ठीक व्यवस्था थी। राजमुकुट राजा की शक्ति का प्रतीक था, यानी कि उसकी जो पावर होती है उसकी प्रतीक था, चिन्ह था, जिसे वह सिंहासन रूढ़ होते समय धारण करता था, यानी कि जब सिंहासन पर बैठता था तो उसे वो धारण करता था। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी, ठीक है, क्या अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, कैबिनेट, संसद, लोक सेवाएं और वे सभी संस्थाएं सम्मिलित है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे आप सिंपल सा परिचय राजमुकुट के बारे में। ठीक है, चलिए, यानी कि कुल मिला के अब सिस्टम बदल गया। पहले क्या होता था, तो राजा जब राज करने यानी कि सिंहासन पर बैठा था तब यूज करता था, लेकिन आज के समय में क्या बताया जा रहा, सम्राट भी यूज करता, कैबिनेट, संसद, लोक सेवाएं, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से ये भी मतलब कि इन सभी संस्थाओं में ये सब सम्मिलित है। ठीक है, यानी क्या, जो आपका राजमुकुट है, ठीक है, जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भैया, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का गठन के बारे में बताइए। ठीक है, गठन कब हुआ ब्रिटिश संसद का। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए जान लेते हैं इसका भी उत्तर। ठीक है, और इसका उत्तर लिखेंगे कि संसद का जो गठन है वो 1707 में किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी, इसलिए यह संसद मदर ऑफ पार्लियामेंट कही जाती है। ठीक है, जो ब्रिटेन का संसद है, ठीक है, इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो गठन है वो 1707 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उसका उत्तर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, तो ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि वर्तमान ब्रिटेन एक बहुदलीय लोकतंत्र है और ठीक है 1920 के दशक से यहाँ की दो वृहत्तम राजनीतिक दल हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ब्रिटिश राजनीति में लेबर पार्टी के उदय से पहले लिबरल पार्टी एक बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के में अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारों का शासन एक प्रासंगिक और यदा कदा की दृश्य है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका इस प्रकार परिचय कि वर्तमान ब्रिटेन में जो एक बहुदलीय लोकतंत्र है, क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र है। और इसका मतलब कि 1920 के दशक से यहाँ सिस्टम बदल गया। यहाँ पर ठीक है बृहत्तम राजनीतिक दल है और कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टियां हैं। ब्रिटिश राजनीति में लेबर पार्टी के उदय जब हुआ, ठीक है, यानी कि उदय से पहले लिबरल पार्टी एक बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी। तो इस सिंपल सा परिभाषा इस प्रश्न का लिखेंगे। कोई हार्ड आपको नहीं लिखना है क्योंकि अतले उत्तरे पहुँच रहा है ना, तो हम भाई क्यों दे डिटेल में क्वेश्चन का उत्तर, हमें पास समय थोड़ी है ज़्यादा कि हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में इसका उत्तर देंगे। बस 50 शब्दों में आपको देना है सॉल्व, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम भी बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि भैया अभिसमय के बारे में बताइए। अभिसमय क्या है? ठीक है, अभी समय नहीं, अभिसमय। ठीक है अभी समय मत सोच लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर भी जान लेते हैं महत्वपूर्ण भाई। ये जो अभिसमय है ये संविधान से संबंधित है, इसलिए संविधान के अभिसमय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संविधान में अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेका आधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परम अधिकारी हों या संसद के विशेषाधिकारी हों। ठीक है, वो अपने अनुसार
ठीक है, वो अपने रीति रिवाज अथवा समझौते को पूरी तरह अपने अनुसार, वो उनके पास पूरे अधिकार हैं, वो अपने अनुसार कर सकते हैं जो करना चाहें। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि जो संविधान के अभिसमय रीति रिवाज अथवा समझौते होते हैं, ठीक है, अभिसमय को रीति रिवाज अथवा समझौते कहा जाता है संविधान में। ठीक है, क्या कहा जाता है? रीति रिवाज अथवा समझौते। ठीक है, अभिसमय को संविधान में। ठीक, बस सिंपल सा उत्तर इसी प्रकार लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये मैग्ना कार्टा क्या है। तो चलिए मैग्ना कार्टा के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो इसका उत्तर जानते हैं। आप सभी के लिए मैंने सारे उत्तर तैयार किए हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। ठीक है, कि फिर उत्तर भी बताइए, उत्तर भी प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो उत्तर भी आप लोगों को समस्त मैंने प्रस्तुत कर दिया आप लोगों की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 के सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रापत्र था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित ये पहला लिखित रूप में प्रापत्र है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया संसदीय शासन के बारे में बताइए। तो चलिए संसदीय शासन के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, संसदीय शासन का इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे कि संसदीय प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें सरकार की कार्यकारी यानी कि जो कार्य करती है और विधायी शाखाएं जुड़ी हुई होती हैं। उसमें कार्यकारी की शक्ति विधानसभा से ली जाती है। कहाँ पे ली जाती है? विधानसभा पे ली जाती है। हालांकि कार्यपालिका और विधानसभा सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर काम करते हैं। कार्यपालिका हमेशा ही विधानसभा का जवाबदेह होती है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर। जो संसदीय शासन है ना, ये सरकार का एक रूप है। ठीक है, एक फोटोकॉपी जैसे मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, जिसमें सरकार की जो कार्यकारी और विधायी शाखाएं हैं वो क्या होती हैं? अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं। जिसमें जो कार्य होते हैं, जो शक्तियाँ विधानसभा से, मतलब कि जो कार्यकारी मतलब कि जो कार्य किए जाते हैं, उसकी जो पावर है, शक्ति है, वो विधानसभा से ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते वह विश्व का, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात हो रही है ना, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, उसके नाते वो विश्व का यानी कि दुनिया भर का भी विशेष नेता बन जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति की उपाधि मिलती है तो वो ना कि एक देश का पर पूरे विश्व का एक विशेष तौर पे नेता बन जाता है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो असीम होती है। क्या होती हैं? असीम होती है। वह देश की विदेश नीति का निर्धारण, यानी कि जो पूरे मतलब एक देश की नीतियाँ होती है, एक विदेश नीति होती है, उनका निर्धारण एवं विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि उसका निर्धारण भी करता है। जो विदेश नीति होती है, सिस्टम होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका निर्धारण यानी कि फिक्स करता है और विदेश में जो प्रतिनिधित्व का भी कार्य करता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में वह और भी असीम शक्तियों का स्वामी बन जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब वो और भी अधिक पावर वाला हो जाता है, यानी कि अधिक पावर का स्वामी बन जाता है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अमेरिका में जो यूएस है, ठीक है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्यकाल यानी कि जितने वर्ष के लिए फिलेट किया जाता है उसको 4 वर्षों के लिए फिलेट किया जाता है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि अपने इंडिया का जो कार्यकाल होता है एक राष्ट्रपति का, वो 5 साल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन फंस सकता है आपकी परीक्षा में, तो कॉमन सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका न्यायिक सहकारिता का है। ठीक है, एक्टिव का तो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय वाले सभी के सभी सॉल्व करा दिए। अति लघु उत्तरीय वाले आप अच्छे पढ़ लेंगे, हो सकता है वो दीर्घ उत्तरीय में और लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है कि भैया ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ब्रिटिश संविधान जो उसकी प्रमुख फीचर से क्या है, उसमें क्या अच्छी विशेषता है, क्या अच्छी चीज़ है। ठीक है, विशेषताएं यानी कि मुख्य क्या चीज़ है एक तरीके से। ठीक है, मुख्य चीज़ें आपको इसमें बतानी, वही विशेषता हो गई। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, तो ध्यान रखेंगे, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, इसको तुरंत नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमेरिका राष्ट्रपति
कि निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, उसका जो निर्वाचन यानी उसका किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बताना। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, कॉमन है, आपको वैसे भी जाना चाहिए, तो ये भी आपको तैयार कर ही कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में एक दलीय शासन पद्धति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चीन में जो एक दलीय शासन है उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार कर लेंगे इसको भी आप सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया कि जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। फिलहाल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में है तो पढ़ लेंगे इसका उत्तर, तो बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, अमेरिका के संदर्भ में इनकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप पढ़ भी लीजिएंगे तो काफ़ी मिल जाएगी। 90% महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में सिर्फ और सिर्फ में 4 ही क्वेश्चन करने होते, 4 से 5। बाकी आपको उसमें से ऑप्शनल रहते हैं कि भैया जिसके 8 क्वेश्चन दे देंगे, तो भैया जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है उन्हीं के लिए 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, तो वही आपको लिखना होगा, वही उत्तर। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय में आ जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नहीं 4 दिए जाते हैं। ठीक है, 4 दिए जाते हैं और बोला जाता है कि भैया इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भैया ब्रिटिश लोक सदन के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क कीजिए। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि अमेरिकी की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन किस प्रकार का होता है, उसके बाद पावर क्या क्या होती है, शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, जो कि हमने आप सभी के लिए तैयार किया, इसको अच्छे सॉल्व करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही हाई लेवल के हैं आप सभी के लिए।